नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को एक बार फिर से स्वागत है क्लियर विजन की ऑनलाइन कक्षाओं में। आज नए टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक है ये है अपना राजस्थान के खनिज, है ना। खनिज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जिस भी भर्ती परीक्षा की बात करें, आप पुलिस स्तर में कांस्टेबल से लेकर के आरपीएस की जो भर्तियां होती हैं, आरपीएस लेवल की जो भर्तियां होती है, ठीक है ना, उन भर्तियों की बात कर लें। आप चाहे प्रशासनिक सेवाओं की बात कर लें, तो आप चाहे कांस्टेबल, आप चाहे भले ही एलडीसी की बात कर लें या फिर 10th स्तर पर जितनी भी भर्तियां होती है, हर छोटी भर्ती से लेकर के हर बड़ी से बड़ी भर्ती के अंदर राजस्थान की इस टॉपिक का बहुत ज्यादा महत्व है और बढ़िया यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। क्लियर है बातें? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, बड़ा ही आराम से, बड़ी ही अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बढ़िया कंटेंट बताने वाला हूँ। इससे आप निश्चिंत रहें कि ये बात तो मैं शुरू में ही मैंने आपसे कही थी और फिर से आपको वही बात रिपीट करता हूँ कि टॉपिक आपको पढ़ा दिया, आपको मैंने पढ़ा दिया कंप्लीट टॉपिक। उस टॉपिक के अंदर अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि सर ने ये बात हमें नहीं बताई, तो आप उस बारे में ज्यादा सोचे नहीं, दिमाग नहीं लगाएं, क्योंकि मुझे कुछ भी करके आपका 100% क्लियर करवाना है टॉपिक को। तो मैं प्रश्नों के माध्यम से या कैसे भी करके आपको पूरा टॉपिक करवाऊंगा। मैं आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है ना। संपूर्ण अध्ययन समग्र रूप से मैं आपका टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा, कहीं से कुछ नहीं छूटेगा। टॉपिक करवा दूंगा और कहीं से कोई चीजें अगर बच भी जाती हैं उससे संबंधित, तो निश्चित रूप से ही आपको वो टॉपिक भी मिल जाएगा, ठीक है ना। प्रश्नों के माध्यम से वो क्लियर करवा लेंगे, ठीक है। अलग अलग टॉपिक के अलग अलग पार्ट्स हम प्रश्नों के माध्यम से करेंगे क्लियर, है ना। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं वो हमारे आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अवेलेबल हैं, क्लियर विजन के, वहां से भी आप चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, राजस्थान के खनिजों को आज हम शुरू करते हैं। राजस्थान के खनिज, ठीक है। राजस्थान के खनिज, राजस्थान के खनिज ऐसे पदार्थ जो खोदकर प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है खनिज कहा जाता है। उन्हें खनिज कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो खानों से खोदकर प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें किस रूप में जानते हैं? उन्हें खनिजों के रूप में जानते हैं, ठीक। अब अगर बात आती है कि जी प्याज है, आलू है, ये भी खोदकर प्राप्त किया जाता है। परंतु प्यारे विद्यार्थियों, आप ऐसा कोई दिमाग मत लगा लेना कि जी आलू कौन सा खनिज है, ठीक है ना। ऐसा मेरे साथ कक्षाओं में हुआ है, वो अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ग्रेड के एक बैच में जब मैं पढ़ा रहा, तो एक मैंने कहा कि जो खोदकर प्राप्त किए जाते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है। एक लड़की ने पूछ लिया अचानक ही कि सर आलू भी खोदकर प्राप्त किया जाता है, तो बताइए कौन सा खनिज है। तो ऐसा कुछ आप नहीं समझे। ऐसे पदार्थ सामान्य रूप से जो खानों से खोदकर प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? हम खनिज कहते हैं। अब यदि बात करता है तो राजस्थान में खान एवं भूविज्ञान विभाग की स्थापना ये कब होती है? ये वर्ष आता है 1949, 1949। राजस्थान में खान एवं भूविज्ञान विभाग की स्थापना, राजस्थान में खान एवं भूविज्ञान विभाग की स्थापना, भूविज्ञान विभाग की स्थापना, ठीक है। भूविज्ञान विभाग की स्थापना हुई, ठीक है। तो राजस्थान में खान एवं भूविज्ञान विभाग की जो स्थापना है वो कब होती है? 1949 में। अब यदि बात आती है कि खनिज नीति कब बनी राजस्थान की, ठीक है। पहले खनिज नीति कब बनी, है ना। तो प्रथम खनन नीति, खनिज नीति कब बन रही है, फिर बात करते हैं तो खनन नीति कब बनती है, ठीक है। फिर बात करते हैं तो नवीनतम खनिज नीति कौन सी, सारी की सारी बातें। तो इसी क्रम में अगर देखते हैं तो एक वर्ष आता है 1978। देखो, पहले खनन नीति बनेगी, भाई पहले खननकारी होगा तभी तो खनिज प्राप्त होंगे। तो पहले खनन नीति बनेगी, फिर खनिज नीति आएगी, ठीक है ना। तो आप बात करें 1978 और ये आ जाएगी राजस्थान की प्रथम खनन नीति जारी। राजस्थान की प्रथम खनन नीति बनी, राजस्थान की प्रथम खनन नीति बनी। खनिज नहीं आएगा, खनन नीति बनी यार राजस्थान की, ठीक है। फिर बात करते हैं तो 1979, ठीक है। राजस्थान की प्रथम खनिज नीति बनी। राजस्थान की प्रथम
खनिज नीति बनी, खनिज नीति बनी। ठीक है, राजस्थान की प्रथम खनिज नीति बनी। यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री अगर देखते हैं तो मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, भैरों सिंह शेखावत ये थे राजस्थान के इस समय पर तत्कालीन समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं तो एक वर्ष आता है 1991 की बात आती है। ठीक है, और ये 1991 के दौरान क्या हुआ, 1991 के दौरान राजस्थान की दूसरी खनिज नीति बनी, राजस्थान की दूसरी खनिज नीति बनी, दूसरी खनिज नीति बनी। ठीक है, राजस्थान की दूसरी खनिज नीति बनती है। ठीक है, और 1991 में ही आप देखते हैं तो राज्य की प्रथम ग्रेनाइट नीति बनती है। ठीक है, देखो ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, इसको मैं सही कर देता हूँ। 1991 राजस्थान की प्रथम ग्रेनाइट नीति बनी, ग्रेनाइट नीति बनी। ठीक है, राजस्थान की प्रथम ग्रेनाइट नीति बनी। क्लियर है बातें? तो राजस्थान की प्रथम ग्रेनाइट नीति कब बनती है, 1991। ठीक है, 1991 में बनती है, जबकि राज्य की प्रथम मार्बल जो नीति है, ग्रेनाइट नीति जो बन रही है ये तो आपकी ग्रेनाइट 1991 में बन रही है, लेकिन बात करें तो 1994 और इसकी बात करते हैं तो राजस्थान की प्रथम मार्बल नीति बनी, राजस्थान की प्रथम मार्बल नीति बनी। ठीक है, मार्बल नीति बनी। ये कुछ नीतियां हैं, इनके संदर्भ में आप चीजें याद रखेंगे। अभी हम लिखेंगे राजस्थान की जो नवीनतम खनिज नीति है 4 जून 2015, नवीनतम खनिज नीति 4 जून 2015 को बनी। लिख रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार इन पर वापस से रिमाइंड कर लें, इन चीजों को एक बार फिर देख लें। देखो भाई एक बार, एक मिनट यहीं लिख देता हूं मैं इसको भी। 4 जून 2015 और इसकी बात करता है तो राजस्थान की नवीनतम राजस्थान की नवीनतम खनिज नीति बनी, नवीनतम खनिज नीति बनी। ठीक है, तो राजस्थान की प्रथम खनिज नीति कब बनती है, 1979 में बनती है, जबकि नवीनतम अगर बात करता है तो 4 जून 2015 राजस्थान की नवीनतम खनिज नीति बनाई गई। 1949 वापस याद रखेंगे, राजस्थान में खान एवं भूविज्ञान विभाग की स्थापना। 1978 राजस्थान की प्रथम खनन नीति। 1979 राजस्थान की प्रथम खनिज नीति। 1991 राजस्थान की दूसरी खनिज नीति। 1991 राजस्थान की प्रथम ग्रेनाइट नीति। 1994 अगर देखता है तो ये राजस्थान की प्रथम मार्बल नीति। और यदि बात करते हैं 4 जून 2015 तो ये 4 जून 2015 को राजस्थान की नवीनतम क्या बनाई गई है, खनिज नीति बनाई गई है। चलिए, इतनी बातें आपकी कंप्लीट होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक दो प्रश्न वैसे सामान्य रूप से जो हम पढ़ते हैं, राजस्थान को कहा जाता है खनिजों का अजायब घर, खनिजों का संग्रहालय या खनिजों का भंडार की दृष्टि से हम खनिज भंडार की दृष्टि से एक अग्रणी राज्यों के रूप में इसे जानते हैं। ठीक है, राजस्थान को देखो भाई, इसे राजस्थान को क्या कहा जाता है, एक मिनट में देख देता हूँ कलर दिख रहा है नहीं, हल्का दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, देखो और ध्यान दो आप चीजों पर। अगर बात करते हैं तो राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स, राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय या खनिजों का अजायब घर, खनिजों
का अजायब घर कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है। और अगर हम एक देखते हैं तो आर्थिक समीक्षा 18-19 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 18-19 के अनुसार, 2018-19 के अनुसार, 2018-19 के अनुसार, भाई ये अपडेटेड जो है ना आर्थिक समीक्षा, उसमें ये आंकड़ा देख लेना, मैं ये 18-19 के अनुसार लिखवा रहा हूँ ना, के अनुसार 82 प्रकार के खनिज राजस्थान में मिलते हैं। 82 प्रकार के खनिज। मैं आर्थिक समीक्षा का टॉपिक तो हालांकि करवाऊंगा ही, आपको बता देता हूँ पहले, और हो सकता है अगली आर्थिक समीक्षा आ जाए और आपकी परीक्षा हो उस टाइम पर, तो उसमें क्या है कि आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, उसमें आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। क्लियर है बात कि YouTube के माध्यम से आपको करवा देंगे, ऐप के अंदर आपके कोर्स के अंदर ये ऐड कर दी जाएगी, नवीनतम आर्थिक समीक्षा जो भी होगी वो, तो नवीनतम पढ़ के जानी है आपको। 82 प्रकार के खनिज राजस्थान में मिलते हैं, 82 प्रकार के खनिज राजस्थान में मिलते हैं। ठीक है, 82 प्रकार के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगर देखते हैं कि खनिज उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो MP के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, तो आप कहेंगे खनिज भंडारण एवं उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का MP के बाद दूसरा स्थान है। तो दूसरा स्थान आएगा MP के बाद में, मतलब पहला स्थान किसका है, MP का है। अब अगर देखते हैं कि देश के अगर अलग अलग बात करते हैं, धात्विक और अधात्विक, तो अलग अलग अगर देखते हैं, देखो ओवरऑल तो बात करते हैं तो उत्पादन भंडारण में दूसरा है, लेकिन अगर धात्विक और अलग अलग अधात्विक की बात करते हैं, तो धात्विक अगर देखोगे तो धात्विक का अलग आएगा। राज्य में धात्विक खनिजों की दृष्टि से चौथा स्थान है, और देश के कुल धात्विक खनिजों का राजस्थान के अंदर 15% मिलते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, राज्य में देश के 15% धात्विक खनिज भंडार पाए जाते हैं। धात्विक खनिज भंडार पाए जाते हैं। धात्विक खनिज भंडार तथा 25% अधात्विक खनिज भंडार मिलते हैं। 25% अधात्विक खनिज भंडार मिलते हैं। ठीक है, तो 15% मिलेंगे धात्विक खनिज, 15% धात्विक खनिज भंडार, और अगर बात करता है धात्विक खनिज भंडार और 25% अधात्विक खनिज भंडार। धात्विक इस दृष्टि से देश में राजस्थान का, इस दृष्टि से मतलब धात्विक भंडार खनिजों की दृष्टि से राज्य का देश में चौथा स्थान है। चौथा स्थान है। ठीक है, और यदि बात करता है इसकी, तो इस दृष्टि से राज्य का देश में
देश में प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है ना। तो एक धात्विक दृष्टि में देखें, धात्विक अगर धात्विक खनिजों में देखें तो चौथा स्थान आएगा, अधात्विक में देखें तो कौन सा स्थान आएगा, प्रथम स्थान आएगा। ठीक है, तो ये बातें हैं आपकी कुछ सामान्य बातें हैं। ठीक है, चलिए भाई एक गलती हो गई मेरे से, इसको ठीक करनी पड़ेगी। ये एमपी नहीं आएगा, राजस्थान झारखंड के बाद आएगा, झारखंड। मैं एमपी लिख के आया यहाँ पर, है ना, एमपी नहीं आएगा, झारखंड आएगा। झारखंड के बाद दूसरा स्थान है, से राजस्थान दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये आपका ये आ जाएगा। तो आपने क्या पढ़ा, आपने देखा यहाँ पर कि खनिज संग्रहालय अगर देखते हैं तो भाई खनिज संग्रहालय या खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका किसे, राजस्थान को। कितने प्रकार के मिलते हैं सामान्यतः, 82 प्रकार के। खनिज भंडारण और उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का झारखंड के बाद कौन सा स्थान है, दूसरा। देश के कुल धात्विक खनिज भंडारों का 15% कहाँ मिलता है, राजस्थान में। और 15% अगर देखते हैं या फिर धात्विक खनिजों के दृष्टिकोण से देखते हैं तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, राजस्थान का चौथा स्थान है। और यदि आप देखते हैं किसकी दृष्टि से, आप देखते हैं धात्विक खनिज, तो देश के कुल धात्विक खनिजों का 25% है। और इस दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, इस दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान आएगा। ठीक है, वापिस प्रथम स्थान आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं खनिजों का जो है विभाजन करके आपको बताता हूं। ठीक है, खनिजों का विभाजन देखो बढ़िया तरीके से, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से समझो। ठीक है, देखो भाई समझो, खनिज जो है ना, खनिज, ये जो खनिज हैं आपके, इन खनिजों का आप विभाजन करो। और कैसे विभाजन करोगे तो सुनो, एक बार मैं बताता हूं कैसे विभाजन करना है। खनिज है ना, खनिजों को आप विभाजित करेंगे। किस प्रकार से विभाजित करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, देखो खनिजों को आप बांट लो 3 भागों के अंदर। ठीक है, खनिजों को आप 3 भागों में बांट लो। एक होते हैं धात्विक खनिज, एक होते हैं धात्विक खनिज, धात्विक खनिज है ना, एक होते हैं दूसरे अधात्विक खनिज, एक होते हैं आपके धात्विक खनिज, एक हो जाएंगे अधात्विक खनिज, और एक हो जाएंगे आणविक खनिज। ऐसे बांटो आप 3 प्रकार से। दूसरे करो आप आणविक, और तीसरे नंबर पर ले लो अधात्विक, पहले लिख लेते हैं अधात्विक खनिज। और एक अलग से पोर्शन रख लो, और ये खनिज रख लो आप आणविक खनिज, आणविक खनिज। ये लो भाई, ये आपके खनिज हो गए। एक श्रेणी कही आपने धात्विक, एक कहा आपने अधात्विक, एक कहा आपने, और ये नाम दिया आपने, ये कहा आपने आणविक खनिज। ठीक है, चलो धात्विक जो खनिज हैं ये 2 प्रकार के हैं। ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है लोह धात्विक, लोह धात्विक, एक है अलोह धात्विक, अलोह धात्विक। ठीक है, एक लोह धात्विक है, एक अलोह धात्विक है, एक लोह धात्विक है, एक अलोह धात्विक है। समझ गई बात को।
एक लौह धात्विक, एक अलोह धात्विक, है ना, एक लौह धात्विक, एक अलोह धात्विक। चलिए, ये बात हुई आपकी। अधात्विक को भी विभाजित करेंगे। अब अधात्विक को देखो कैसे कैसे विभाजित कर रहे हो आप, कैसे कैसे विभाजित कर रहे हो, सुनो एक बार इसके बारे में। देखो, अधात्विक खनिजों में आप क्या क्या देखते हैं? आप अधात्विक खनिजों में देखते हैं अधात्विक के अंदर आप सबसे पहले शामिल करें और इनमें देखेंगे आप, तो इनमें आपके आते हैं सबसे पहले कीमती पत्थर, जैसे हीरा है, तांबड़ा है, पन्ना है ना। ये देखो, नाम नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ एक बार श्रेणियां बता रहा हूं, फिर जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा तो वैसे वैसे नाम लिखता जाऊंगा ना। कई कई टीचर्स, जैसे पढ़ाने का अपना अपना हर एक टीचर का अपना पैटर्न होता है, तो बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि एक बार ये लिखते हैं और फिर पूरा बोर्ड भर देते हैं खनिजों के नाम लिख लिख के। अब मैं इतने सारे आपके नाम भर दूं, आपका वैसे ही मन उठ जाएगा पढ़ाई पर से कि यार बहुत सारे अड़ंगा अड़जा दिए यहाँ तो टीचर ने। तो मैं अड़ंगा नहीं अड़जाऊंगा बिल्कुल भी, आपको सिर्फ एक बार डिवाइडेशन बता देता हूँ, फिर एक एक श्रेणी लेते जाएंगे, उनके नाम लिखते जाएंगे, फिर उनकी व्याख्या पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे पढ़ेंगे। कीमती पत्थर होते हैं अधात्विक के अंतर्गत। अधात्विक के अंदर आप देखते हैं ऊर्जा संसाधन होते हैं, ऊर्जा खनिज, पेट्रोलियम, कोयला वगैरह, गैस, प्राकृतिक गैस वगैरह, है ना। एक आपके आते हैं इसके अंतर्गत जिन्हें हम कह रहे हैं उर्वरक खनिज। कौन से कह रहे हैं? उर्वरक खनिज, उर्वरक खनिज, ठीक है, उर्वरक खनिज। और एक और आपके होते हैं, और ये कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके अन्य अधात्विक खनिज, वोलेस्टोनाइट, बेंटोनाइट, जास्पर, अब्रक वगैरह वगैरह, इस तरीके के ना अन्य अधात्विक खनिज, अनअधात्विक खनिज। क्लियर है बात? अनाधात्विक खनिज, अनअधात्विक खनिज। ये लो भाई, ये आपका डिवाइडेशन हो गया है। ये चीजें आपको पढ़नी है बढ़िया तरीके से, बिल्कुल ध्यान दे करके, कंसंट्रेट करके अच्छे तरीके से। और अब हम एक एक करके इनका विभाजन देखते हैं, एक एक करके इनको पढ़ते हैं, बढ़िया तरीके से क्लियर कर जाएंगे चीजों को। आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये भूगोल के आर्थिक खंड का इतना कठिन टॉपिक आपने बड़ी ही आसानी से हल कर लिया है, ठीक है ना। आपको पता ही नहीं लगने दूंगा मैं आपको, बिल्कुल आसानी से आप कर लेंगे। 3 प्रकार से बांटा, धात्विक, अधात्विक और आणविक। धात्विक को 2 भागों में बांट लिया, एक लोह धात्विक है, एक अलोह धात्विक। जैसे इसमें लोह अयस्क हो गया, मैंगनीज हो गया, ठीक है ना, ऐसे आते हैं, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया। अलोह धात्विक के अंदर तांबा है, सोना है, चांदी है, इस प्रकार के आ जाते हैं। अधात्विक के अंदर कीमती पत्थर है, तांबड़ा, रक्तमणि वगैरह वगैरह, जो भी पन्ना वन्ना, जितने भी हीरे। ऊर्जा खनिज के अंदर आपको पता ही है, पेट्रोलियम है, गैस है, ये सब आ जाते हैं। उर्वरक के अंदर आप देखते हैं जिप्सम आता है, रॉक फास्फेट आता है, पाइराइट आता है ना, ये आते हैं। अन्य के अंदर तो आप बहुत सारे कितने भी शामिल कर लो, जितने भी बाकी जो बच गए उनमें अधिकांश जो है वो अधात्विक खनिज हैं, जिनको हम अन्यों की श्रेणी के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। मार्बल, सोप स्टोन, कोटा स्टोन, घिया पत्थर, पाइराइट, पोटास, बेराइट, क्वार्ट्ज, चाइना क्ले, एस्बेस्टोस, डोलोमाइट, अभ्रक, फायर क्ले, ठीक है ना। इस प्रकार के जितने भी, ये सारे के सारे हम अलग रख लेंगे, ठीक है ना, इसके अंतर्गत रख लेंगे, अन्य के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आपने देखा आणविक खनिजों के अंदर आपको पता ही यूरेनियम, थोरियम, ये सब आते हैं आणविक खनिजों के अंतर्गत। आज हम जो पहले शुरू करेंगे, सबसे पहले वो पढ़ेंगे धात्विक खनिजों को, ठीक है ना। धात्विक खनिजों को पढ़ेंगे, और धात्विक खनिजों के अंदर आप सबसे पहले अपनी बातें जो शुरू करेंगे, वो अपनी बातें धात्विक खनिजों के अंदर से शुरू करेंगे और देखते जाएंगे कि करके। धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, ठीक है। धात्विक खनिजों को अगर आप देखते हो तो धात्विक खनिज आप देखोगे तो धात्विक खनिज है, एक लोह धात्विक खनिज होते हैं, एक अलोह धात्विक खनिज होते हैं। धात्विक खनिज 2 प्रकार के हैं, एक आपके हैं लोह धात्विक, और एक होते हैं दूसरे, इन्हें हम कहते हैं अलोह धात्विक। 2 श्रेणियां हैं, अलोह धात्विक, अलोह धात्विक, ठीक है।
अलोह धात्विक। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम लोह धात्विक खनिज, लोह धात्विक खनिज, ठीक है, लोह धात्विक खनिज। और इसके अंदर आप पढ़ते हो मुख्य रूप से लोह अयस्क, मैंगनीज, मैंगनीज, निकिल, निकिल, और एक और आप कौन सा पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं कोबाल्ट, ठीक है, ये आप पढ़ते हैं इसके अंदर लोह अयस्क, मैंगनीज, लोह अयस्क, मैंगनीज, निकिल, और कौन सा पढ़ते हैं कोबाल्ट। ये पढ़ते हैं लोह धात्विक खनिजों के अंतर्गत। और इस लोह धात्विक के अंतर्गत जो आपने सबसे पहले कहा, ये कौन से को कहा है, तो ये आपने लिया है सबसे पहले लोह अयस्क, ठीक है ना, सबसे पहले लिया है लोह अयस्क, लोह अयस्क, लोह अयस्क। अगर आप लोह अयस्क देखते हैं तो लोह अयस्क की 4 श्रेणियां मिलती हैं, ठीक है ना। लोह अयस्क की जो कुल श्रेणियां है वो कितनी श्रेणियों का मिलता है, वो लोह अयस्क आपका मिलता है 4 श्रेणियों का। 4 श्रेणियां आप देखेंगे तो कौन कौन सी है लोह अयस्क की, उसमें आप पाते हैं कि एक आता है मैग्नेटाइट, ठीक है, एक आता है मैग्नेटाइट, एक आपका आता है जिसे कहते हैं हेमेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, एक आता है लिमोनाइट, और एक आता है कौन सा सिडेराइट, ठीक है ना। महल राजाओं के सिड़ चुके हैं, महल राजाओं के महल सिड़ चुके हैं ना, तो महल सड़ चुके हैं, सड़ चुके हैं, पूरा लिखता हूं ना, पूरी लाइन लिखता हूं, ये ट्रिक, राजाओं के महल ऐसे याद होगा, ठीक है, क्योंकि अब राजा तो रहे नहीं, तो राजाओं के महल सड़ चुके हैं, सड़ चुके हैं, देख लो, क्योंकि इसलिए सड़ चुके हैं महल, अब उनमें कोई निवास ही नहीं करता, राजा बचे ही नहीं, तो यहां से आप लेंगे मैग्नेटाइट, 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 है ना, इसका सूत्र Fe3O4 होता है। दूसरा है हेमेटाइट, Fe3O2, हेमेटाइट, ठीक है, ये हेमेटाइट है आपका, हेमेटाइट। तीसरा लिमोनाइट, लिमोनाइट, ठीक है, लिमोनाइट। और चौथा कौन सा है, सिडोराइट, सिडोराइट, ये है चौथा सिडोराइट, सिडोराइट है, लिमोनाइट है, हेमेटाइट है, और कौन सा है मैग्नेटाइट है। ये 4 श्रेणियां हैं। इनके अंदर जो सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम लोह अयस्क, सर्वोत्तम किस्म है, ठीक है ना, सर्वोत्तम किस्म है। अगर बात करते हैं तो सबसे निम्न किस्म का लोह अयस्क है, तब लोह अंश की मात्रा कम मिलती है इसके अंदर, सबसे निम्न किस्म का, निम्न किस्म का, सबसे निम्न किस्म का है, ये सबसे उत्तम किस्म का है। ये 2 आपको ध्यान रखने हैं। राजाओं के महल सड़ चुके हैं, तो महल सड़, बस इतना ही याद रह जाए तो भी बहुत है। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडोराइट, उनकी गुणवत्ता के हिसाब से मिलने वाले लोह अयस्क की मात्रा के अनुसार जो उनका क्रम है वो भी ऐसे ही क्रम आएगा, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और कौन सा है सिडोराइट, ये आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगर आप बात करते हैं कि लोह अयस्क के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो और देखो, प्रश्न आता है कि पृथ्वी में सर्वाधिक मिलने वाला धातु कौन सा है। पृथ्वी पर मिलने वाला, पृथ्वी में का मतलब है अंदर, पृथ्वी पर मतलब पृथ्वी की बाहरी परत के अंदर, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके काफी बढ़िया हैं, इन दोनों प्रश्नों को ध्यान रखेंगे, लोहा से संबंधित है इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया है, अन्यथा यहाँ तो कोई काम भी नहीं है इनका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर इसे पढ़ा जाता है। तो यहीं पर लिख देता हूँ पीछे ही पेज पर,
पृथ्वी में मिलने वाला, पृथ्वी में सर्वाधिक मिलने वाला धातु खनिज, सर्वाधिक मिलने वाला धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। अगर इसकी बात करते हैं तो पृथ्वी में सर्वाधिक मिलेगा लोहा। ठीक है। दूसरी बात करते हैं तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मिलने वाला धात्विक खनिज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। कारण क्या है? देखो, पृथ्वी की जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं तो एडवर्ड स्वेस के अनुसार 3 परतें, सियाल, सीमा और अंदर कौन सी है? निफे। ठीक है। सियाल मतलब बाहरी परत है, बाहरी परत, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो इसमें एल्यूमिनियम तो धात्विक खनिज है और सियाल जो है, सॉरी सिलिका जो है वो कैसा है? अधात्विक। तो पृथ्वी पर जो सर्वाधिक अधात्विक खनिज मिलता है वो कौन सा है? सिलिका। पृथ्वी पर मिलने वाला सर्वाधिक अधात्विक खनिज सिलिका। और अधात्विक खनिज कौन मिल रहा है पृथ्वी पर? मतलब बाहरी परत पर। तो कौन सा है? एल्यूमिनियम। इसलिए यहाँ पर कौन सा आ गया? एल्यूमिनियम। पृथ्वी में मतलब पृथ्वी के अंदर आप देखते हैं, मतलब इस भाग को छोड़ दो, बाहर वाले भाग को छोड़ दो, अंदर की तरफ जाते हैं तो निकिल और फेरस दोनों धात्विक खनिज हैं, लेकिन सर्वाधिक मिलता कौन सा है? फेरस मिलता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप इसका। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान में लौह अयस्क की प्रमुख खानें है ना। तो राजस्थान में लौह अयस्क उत्पादन या लौह अयस्क खनन क्षेत्र, लौह अयस्क कहाँ से खनन होता है इसका ना। तो प्रमुख क्षेत्रों के अंदर आप अगर बात करें तो एक सबसे पहले आप देखते हैं मोरीजा बानोला, सर्वाधिक जो उत्पादन होता है मोरीजा बानोला। ठीक है। मोरीजा बानोला, अगर आप देखेंगे मोरीजा बानोला तो ये पड़ती है जयपुर। यहां से सर्वाधिक उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन। ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ध्यान रखेंगे सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरी अगर बात करते हैं तो दूसरा एक आता है आपका नाथरा की पाल, जिसे आप कहते हैं। तो सर्वाधिक जो भंडार मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? नाथरा की पाल, नाथरा की पाल। ठीक है। ये कहाँ पर है? ये नाथरा की पाल आपकी पड़ती है उदयपुर। ठीक है। सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं यहाँ पर। सर्वाधिक क्या मिलते हैं? भंडार मिलते हैं, सर्वाधिक भंडार मिलते हैं। ठीक है। सर्वाधिक भंडार मिलते हैं। तीसरी बात करते हैं तो ये है डाबला सिंगाना, झुंझुनू। डाबला सिंगाना कहाँ पर है? झुंझुनू। जिसका नाम है नीमला रायसेला। ठीक है। नीमला रायसेला। अगर नीमला रायसेला की बात करता है तो नीमला रायसेला आपका आ जाएगा दौसा, है ना। दौसा, नीमला रायसेला, दौसा। तो 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें आपने देखा कौन कौन सा है? मोरीजा बानोला जयपुर, यहाँ से सर्वाधिक उत्पादन होता है। नाथरा की पाल उदयपुर, यहाँ सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। और नीम का थाना डाबला सिंगाना ये झुंझुनू में है। और नीमला रायसेला आपका दौसा में। एक है थुर हुंडेर, ये उदयपुर में ही पड़ता है। एक है थुर हुंडेर। अगर इसकी बात करते हैं तो थुर हुंडेर आपका पड़ता है, और थुर हुंडेर पड़ेगा कहाँ पर? उदयपुर के अंदर पड़ेगा।
हुंडेर उदयपुर के अंदर पड़ता है। अगर एक और आप देखते हैं तो ये है आपका नीम का थाना, जो कहाँ पर है, सीकर में। नीम का थाना सीकर, नीम का थाना कहाँ पड़ता है, सीकर में। क्लियर है बातें, सीकर। तो बेटा ये इसमें राजस्थान में क्या है, लौह अयस्क के उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, कर लेंगे आप इनको भी। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। अगला जो धात्विक खनिज है ये दूसरा, ये कौन सा है, मैंगनीज है ना, मैंगनीज है। अगर आप बात करें मैंगनीज की, तो मैंगनीज का जो, अगर आप सबसे पहले अयस्क देखते हैं तो 3 मुख्य रूप से अयस्क हैं। एक है पाइरोल्यूसाइट, पाइरोल्यूसाइट। एक अगर आप देखते हैं तो ये है ब्रोनाइट और एक है साइलोमेलिन। एक ब्रोनाइट, एक है साइलोमेलिन, साइलोमेलिन। ठीक है, साइलोमेलिन राजस्थान में मिलता है। कौन सा, राजस्थान में कौन सा मिलता है, राजस्थान में मिलता है पाइरोल्यूसाइट। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है राजस्थान में मिलने वाले खनिज, मिलने अयस्क पाइरोल्यूसाइट का संबंध है ना। तो ऐसा अगर पूछे आपसे तो आप कर सकते हैं ना आराम से। पाइरोल्यूसाइट किसका अयस्क है, पाइरोल्यूसाइट, तो ये है मैंगनीज का अयस्क। किसका आएगा, मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज का अयस्क है। अब यदि बात करते हैं मैंगनीज जो है इसका उपयोग किस में करते हैं, तो एक तो रंग पेंट उद्योग में करते हैं। ठीक है, एक इसका प्रयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील, इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग, किसका, मैंगनीज का। रंग पेंट उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है। रंग पेंट उद्योग में, रंग पेंट उद्योग में भी उपयोग होता है। रंग पेंट उद्योग में भी, उद्योग में भी उपयोग होता है। ठीक है, रंग पेंट उद्योग में भी उपयोग होता है मैंगनीज का। अब राजस्थान में कहां कहां से मिलता है, कौन कौन से इसके क्षेत्र हैं, सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है, तो सर्वाधिक उत्पादन होता है बांसवाड़ा से। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन मैंगनीज का, सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक जो भंडार है वो कहां पर है, वो है बांसवाड़ा। क्षेत्र में अभी बता दूंगा क्षेत्र कौन कौन से हैं। क्लियर है बात, तो बांसवाड़ा में है ना। चलिए अब देखते हैं प्राप्ति क्षेत्र, मैंगनीज प्राप्ति क्षेत्र। मैंगनीज प्राप्ति क्षेत्र, मैंगनीज प्राप्ति क्षेत्र देखते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे तो एक आता है लीलवाड़ा, तलवाड़ा, ठीक है ना, तलवाड़ा, और एक आता है नगेड़िया, जो कहाँ के हैं, जो है आपके बांसवाड़ा के। तो एक आया लीलवाड़ा, तलवाड़ा, और एक है कौन सा, एक है नगेड़िया। नगेड़िया ये कहां पर है, बांसवाड़ा में। एक नरड़िया भी है, ये नगेड़िया है। नरड़िया राजसमंद में, न रे से राजसमंद, न गेड़िया, तो नगेड़िया बांसवाड़ा। ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं छोटी सार, एक आता है बड़ी सार। ठीक है ना, छोटी सार, बड़ी सार, ये कहां पर है, उदयपुर में। दूसरे हैं छोटी सार, छोटी सार, एक आता है बड़ी सार। छोटी सार, बड़ी सार, ये कहां पर है, ये है आपका उदयपुर के अंदर आएगा। क्लियर है। एक है नरड़िया, नरड़िया, नरड़िया। इसके अलावा और अगर आप देखते हैं तो आता है
देबारी, स्वरूपपुरा, ये भी सॉरी, नरडिया कहाँ पर है? नरडिया आपका आएगा राजसमंद, नरडिया राजसमंद, ठीक है, राजसमंद में। और देबारी, स्वरूपपुरा ये कहाँ पर है? तो देबारी, स्वरूपपुरा ये उदयपुर में। इनको यहाँ जोड़ दो एक बार, देबारी, देबारी और एक है स्वरूपपुरा। उदयपुर के अंदर है, ठीक है, उदयपुर में है, उदयपुर में। ये आपके मैंगनीज की कुछ बातें थी। दूसरी बात करते हैं, तो अब आती है बात आपके निकिल की, और एक बात आती है आपके कोबाल्ट की। निकिल कोबाल्ट का राजस्थान में उत्पादन नहीं होता है, यही लिख देता हूं इसी के साथ में। निकिल व कोबाल्ट का, निकिल व कोबाल्ट का राजस्थान में उत्पादन नहीं होता है, राजस्थान में उत्पादन नहीं होता है। अब आप आ जाओ वापस वहीं पर जहां से हमने शुरू किया था, ठीक है। चलिए देखो, आपने कहा धात्विक खनिज दो प्रकार के, एक लोह धात्विक, अलोह धात्विक। लोह धात्विक में चार आपने नाम पढ़े, लोह अयस्क है, मैंगनीज है, निकिल है, कोबाल्ट है। तो ये तो हमने चारों कर लिए हैं, ठीक है, चारों कर तो लिए हमने। चारों कैसे कर लिए? लोह अयस्क आपको पढ़ा दिया, मैंगनीज आपको पढ़ा दिया, निकिल कोबाल्ट राजस्थान में उत्पादित नहीं होता है, तो क्या करें, उसका कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है भाई, क्लियर बात है ना यहाँ से तो। और अब बात आती है अलोह धात्विक खनिजों को पढ़ेंगे, एलोह धात्विक की बात करेंगे, ठीक है। एलोह धात्विक में हम बातें करेंगे आपके तांबा की। सबसे पहले तांबा, एलोह धात्विक खनिज, एलोह धात्विक खनिज, एलोह धात्विक खनिज, एलोह धात्विक खनिज। एलोह धात्विक के अंतर्गत मुख्य रूप से हम तांबे की बात करते हैं, सीसा जस्ते की बात करते हैं, चांदी की बात करते हैं और सोने की बात करते हैं। इन्हीं को हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। तो इसके अंदर हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले तांबा, फिर हम बात करने वाले हैं सीसा जस्ता, सीसा जस्ता, फिर हम देखते हैं इसमें चांदी, फिर हम देखते हैं इसमें मुख्य रूप से सोना। इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। सोने का उत्पादन राजस्थान में ज्यादा नहीं होता है। सबसे पहली हम बात करते हैं तांबा, जिसे हम कॉपर के नाम से जानते हैं, ठीक है, कॉपर के नाम से जानते हैं तांबा। चलिए तांबे की बात करें। अगर आप तांबे की बात करते हैं तो तांबे का अयस्क कॉपर पाइराइटिज है, इसका अयस्क, इसका अयस्क कौन सा है? कॉपर, कॉपर पाइराइटिज, कॉपर पाइराइटिज है, ठीक है, कॉपर पाइराइटिज है। एक सेकंड, ये अयस्क है, अयस्क है मैंगनीज के। चलिए पीछे हमने नाम तो लिख लिया लेकिन अयस्क नहीं लिखा, बाद में जब आप पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इसका। चलो देखो, आपने क्या कहा, आपने कहा कॉपर पाइराइटिज जो है ना, वो कॉपर पाइराइटिज किसका अयस्क है? तांबे का अयस्क है। एक बात होगी। दूसरी बात सुनो, अगर तांबे के बारे में बात करते हैं तो मानव ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया वो धातु कौन सी थी? तांबा थी। और गणेश्वर जो सभ्यता है जो कातली नदी के किनारे है उसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के रूप में जानते हैं। तांबे का जो उत्पादन है वो राजस्थान का दूसरा स्थान है तांबा उत्पादन में, जबकि पहला स्थान किसका है? एमपी का है, ठीक है। और अगर भंडार की दृष्टि से देखते हैं तो भंडार की दृष्टि से तांबा जो भंडार है उसका तीसरा स्थान है राजस्थान। तांबा भंडार की दृष्टि से राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान आता है, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें मैं आपके सामने पहले लिखता हूं जो मैंने बोला है, फिर उसके बाद हम इसके प्राप्ति क्षेत्र की बात करेंगे। देखो
मानव ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग। दूसरी बात, गणेश्वर सभ्यता, नदी के अंदर मैंने आपको बता दिया था गणेश्वर सभ्यता के बारे में। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, सभ्यताओं की जननी। ठीक है, फिर बात आती है तो तांबा जो है, तांबा सोने को कठोर करने में इसका उपयोग करते हैं। किस में उपयोग करते हैं? तो सोने को कठोर करने में, सोने को कठोर करने में प्रयोग। ठीक है, सर्वाधिक तांबे के भंडार, एमपी। दूसरा कौन सा है? राजस्थान। एमपी के बाद में दूसरा कौन सा है? ये उत्पादन में दूसरा स्थान है किसका? राजस्थान का। ठीक है ना। तो तांबा भंडार की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, तांबा कहां कहां से प्राप्त होता है और तांबा उत्पादन का जो कार्य है वो कौन कर रहा है, उसके बारे में अब जितनी भी बातें, जितनी भी जानकारियां हैं वो एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं तो तांबा प्राप्ति क्षेत्र। देखो, तांबा प्राप्ति क्षेत्र, तांबा प्राप्ति क्षेत्र। देखो, झुंझुनू आपको पता ही है, सबसे पहले खेतड़ी सिंगाना बात ही उसी की आती है। खेतड़ी सबसे पहले, खेतड़ी खेतड़ी कहां पर है आपका? झुंझुनू। तो सबसे पहले खेतड़ी सिंगाना की बात आती है। दूसरी बात करते हैं तो फिर नाम आता है खोदरीबा और थानागाजी। ये कहाँ पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं अपने अलवर के अंदर। तो ये आता है खोदरीबा व थानागाजी, थानागाजी जो कहाँ पर है? जो आपके हैं अलवर के अंदर। फिर अगर बात करते हैं, तीसरी बात हम करते हैं तो तीसरा एक आपका आता है मीरा का नांगल और बनने वालों की ढाणी। मीरा का नांगल व बनने वालों की ढाणी। अगर इसको देखते हैं तो मीरा का नांगल, बनने वालों की ढाणी, ये आपका है सीकर के अंदर। बीदासर, चूरू उत्पादन नहीं होता है लेकिन भंडार मिलते हैं। बीदासर कहां पर है? चूरू। और अगर आप बात करते हैं तो उदयपुर में मिलते हैं, और इसमें आता है एक अंजनी, एक आता है सलुम्बर। अंजनी, सलुम्बर। अंजनी सलुम्बर कहां पर है? उदयपुर। ठीक है भाई, तो ये लो आपके तांबे के भंडार। समझ में आई बात? ये तो बात इतनी हो गई यहां तक की। चलो अब आगे और कुछ भी देख लेते हैं। तांबा उत्पादन कौन करता है? तो खेतड़ी सिंगाना में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 से, लिख देता हूं यहां, वर्ष 1966 से खेतड़ी में, खेतड़ी सिंगाना में तांबा उत्पादन का कार्य, तांबा उत्पादन का कार्य हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता
रहा है। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड लगातार तांबे का उत्पादन यहाँ पर कर रही है। तो यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, ये बातें हुई। चलिए आगे की बातें नेक्स्ट क्लास के अंदर हम शेयर करेंगे, बातें करेंगे, चर्चा करेंगे इसको लेकर के। यहाँ तक कोई डाउट अगर किसी बच्चे का है तो क्वेश्चंस आप अपने डाउट सेशन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए भाई बातें करेंगे, फिर करते हैं अगली क्लास में। तांबे के बाद में फिर पढ़ते हैं सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, सारे ही पढ़ते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है ना, 3 घंटे की क्लास है, 3 घंटे में टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक।